आज की कहानी एक ऐसी वारदात के बारे में है जिसमें तीन तीन पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई, जिसमें जज ने खुद कहा कि अपराधी माफ़ी के लायक नहीं है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। यहीं पर एक पॉज कॉलोनी है, श्रीनगर कॉलोनी। इसी कॉलोनी में एक घर है, हाउस नंबर 24। यह बात जून 2011 की है। निरंजन देशपांडे नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने इस घर का एक पोर्शन किराए पर ले लिया था। इस घर में बस 3 लोग ही रहते थे। निरंजन की वाइफ मेघा देशपांडे, उनकी बेटी अश्लेषा देशपांडे और निरंजन की सास या मेघा की माँ रोहिणी फड़के। निरंजन तो घर में रहते नहीं थे। वो किसी बैंक में एम्प्लॉई थे, अच्छी खासी पोस्ट पर काम करते थे। इनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए वो परिवार से कहीं दूर रहते थे। मेघा देशपांडे भी एक जॉब करती थी। ये किसी कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट का मल्टी लेवल मार्केटिंग किया करती थी, यानी MLM किया करती थी। MLM तो आपको पता ही होगा, जिसमें जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं उतनी ज़्यादा कमाई हो। वहीं बेटी अश्लेषा देशपांडे BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी और ये 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वैसे इनका होम टाउन उज्जैन था, मगर ये लोग इंदौर में ही रहते थे। पहले ये इंदौर में कहीं और रहते थे और फिर उसी 2011 के जून में श्रीनगर कॉलोनी में रहने के लिए आ गए थे। ठीक ठाक ये फैमिली थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। 19 जून 2011 का शाम का समय था। लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। देशपांडे फैमिली के पड़ोस में उसी फ्लोर में एक दूसरी किराएदार भी रहती थी, जिसका नाम था दीप्ति कपिल। जब दीप्ति देशपांडे फैमिली के फ्लैट के सामने से गुजर रही थी, तभी इनकी नज़र उनके मेन दरवाजे पर पड़ती है और उन्होंने दरवाजे को देखा, जिस पर अजीब सा कुछ लगा हुआ नज़र आ रहा था। वह दरवाज़ा बाहर से बंद था और उस दरवाजे में कुछ लाल रंग उसे दिखाई देते हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो खून के जैसे लग रहे थे। इतना ही नहीं, वही जो लाल रंग है, जो खून जैसे दिखाई देने वाला रंग, उसके पैरों के निशान भी ज़मीन पर यानी फर्श पर दिखाई दे रही थी। और एक अजीब सी स्मेल दीप्ति को आ रही थी, जो शायद इसी खून का रहा होगा। जून का समय था, गर्मी थी। अब दीप्ति ने इस घर के मकान मालिक विशाल पांडे को फ़ोन करके बुलाया और उन्हें भी ये सारी चीज़ें दिखाई। अब इन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे लोग कुंडी को खोल करके घर के अंदर जाए। सो इन लोगों ने बाहर से ही देशपांडे फैमिली को आवाज़ देना शुरू किया। कई बार दरवाज़ा खटखटाया। 5 से 10 मिनट तक जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो मकान मालिक एक खिड़की से झांक करके घर के अंदर देखते हैं और जैसे ही इन्होंने खुली हुई खिड़की से अंदर की ओर देखा, इनकी चीखें निकल जाती है। सामने बेडरूम के दरवाजे के पास 3-3 लाश पड़े हुए थे और ये किसी और के नहीं, बल्कि घर में रहने वाले उन तीनों महिलाओं की थी, यानी कि अश्लेषा, मेघा और रोहिणी के थे। इनके अंदर से अब भी खून बाहर निकल रहा था और पूरे घर के फर्श में फैलता जा रहा था। यह सब कुछ देखकर के मकान मालिक ने दूसरे पड़ोसियों को भी आवाज़ दिया और उन्होंने भी खिड़की से झांक कर देखा। अंदर का नज़ारा बहुत ही हृदय विदारक था। इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। मकान मालिक ने घर के मुखिया निरंजन देशपांडे को भी कॉल करके सारी जानकारी दी। वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, इसलिए वो तुरंत ही अपने इस घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर MIG कॉलोनी के पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाया जाता है। उस घर में चारों तरफ खून ही खून पड़े हुए थे। दीवारों पर, बेडशीट पर, फर्श पर, हर तरफ खून फैला हुआ था। घर के सामान भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। घर की अलमारियाँ वगैरह खुली हुई थी, कैबिनेट खुले हुए थे।
तुरंत ही पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। सीन ऑफ क्राइम की थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस को 2 बुलेट के सेल्स मिलते हैं और उन लोगों को लगा कि यहाँ पर गोली चली है। 100 जो मकान मालिक से पता चला कि मेघा देशपांडे का है, उनके सिर में गोली लगी हुई थी। बाकी जो अश्लेषा देशपांडे और रोहिणी फड़के का 100 था, उनके ऊपर किसी तेजधार हथियार से वार किए गए थे। बहुत ही भयानक तरीके से इन सब का कत्ल किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से ब्लड सैंपल्स उठाए, बिखरी हुई चीज़ों पर फिंगरप्रिंट्स को भी उन लोगों ने कलेक्ट किया। मकान मालिक विकास पांडे ने FIR दर्ज करवाई। IPC सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाती है। शुरुआती जांच पड़ताल और पंचनामा करने के बाद तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इधर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ पर एक घर में 3 लोगों का कत्ल हो गया है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा हो रही थी। थोड़ी देर के बाद घर के मालिक निरंजन देशपांडे वारदात वाली जगह पर पहुँचते हैं। धीरे धीरे करके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पर आ जाते हैं। निरंजन देशपांडे ने जब अपने घर में थोड़ा चेक किया, छानबीन की, तो पता चला कि यहाँ से कई सारे कीमती सामान गायब हैं। पत्नी मेघा के सोने के कंगन और मंगलसूत्र, सास रोहिणी के कंगन, बेटी अश्लेषा का मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ATM कार्ड्स, यह सब घर में जिस जगह पर होने चाहिए थे वहाँ पर नहीं थे और ना ही कहीं और थे। इससे पुलिस को लगा कि शायद लूटपाट के लिए कत्ल किए गए होंगे। यह शाम का टाइम था, कत्ल को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, यानी दिन के टाइम में ही बदमाश घर के अंदर घुसे और पूरे परिवार का कत्ल करके सामान लूटकर भाग गए। पड़ोसियों ने भी किसी को आते जाते यहाँ पर नहीं देखा था। यही नहीं, गोली भी यहाँ पर चली थी, लेकिन किसी पड़ोसी ने उन गोलियों की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। यह घटना कुछ ही देर में पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती है। इंदौर में भी शायद पहले ऐसा कभी हुआ हो। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे। पब्लिक और न्यूज़ मीडिया पुलिस के पीछे पड़ जाती है कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए। इस इलाके में जितने भी CCTV कैमरे लगे थे, पुलिस ने सबको खंगालना शुरू कर दिया। शव की हालत को देखते हुए ऐसा भी लग रहा था कि इस तरह से कोई लूटपाट करने वाला कत्ल नहीं कर सकता। इसमें दुश्मनी का भी एंगल हो सकता है। निरंजन देशपांडे से पुलिस ने बातचीत शुरू कर दी। अब 70 साल की बुजुर्ग महिला रोहिणी की किसी से क्या दुश्मनी होगी? उनको इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया? पुलिस मेघा और अश्लेषा के कॉल डिटेल्स भी निकलवाती है। साथ ही साथ पता करती है कि इनके फ़ोन में कितने ऐसे नंबर थे जो कि घर के करीब वाले मोबाइल टावर से कनेक्टेड थे, यानी घर के आसपास उनकी स्थिति दिखाई दे रही है। अश्लेषा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। इसके दोस्तों से भी पूछताछ किया जाता है। आखिर अश्लेषा की कोई दुश्मनी हो, कॉलेज में कोई विवाद हुआ हो? मेघा के ऑफिस में भी पता किया जाता है। निरंजन की भी कोई दुश्मनी नहीं मिलती है। अब अगले दिन तक तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। इसमें नानी और नातिन यानी रोहिणी और अश्लेषा के शरीर पर किसी तेजधार चाकू जैसे वेपन का यूज किया गया था। ढेर सारे निशान थे। वहीं मेघा देशपांडे के सिर में गोली पाई गई। इनकी मृत्यु गोली लगने की वजह से हुई थी। मगर पुलिस को तो घटना वाली जगह से 2 गोलियों के सेल मिले थे। पुलिस को तो एक गोली समझ में आ रहा था, लेकिन दूसरी गोली कहाँ पर लगी ये पता नहीं चला। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने इस क्राइम सीन को अच्छे से खंगाल लिया था, लेकिन कहीं पर भी दूसरी गोली का निशान नहीं मिला। गोली तो चली थी, यह तो कंफर्म था, लेकिन दूसरी गोली कहाँ पर लगी पता ही नहीं चला। फॉरेंसिक के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि क्राइम सीन में जो भी ब्लड सैंपल इकट्ठा किए गए थे, उसमें से 3 सैंपल्स तो तीनों विक्टिम के थे, मगर एक
चौथा सैंपल भी मिला था। अब यह किसका होगा? कहीं ये कातिल का ही तो नहीं, जिसने गोली चलाई हो विरोध के दौरान? दूसरी गोली उसको ही लग गई होगी, इसलिए क्राइम सीन से उसका ब्लड मिला है। अब पुलिस ने अपने खबरी को और मुखबिरों को एक्टिव कर दिया और पता लगाने के लिए बोल दिया कि 19 जून से लेकर अब तक आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, ख़ास तौर से वो जिन्हें गोली लगी हो। चूँकि एटीएम कार्ड्स भी गायब थे तो पुलिस देशपांडे परिवार के बैंक अकाउंट्स को भी नज़र में रखी हुई थी। सीसीटीवी से कुछ खास क्लू नहीं मिलता है। घटनास्थल के आसपास ऐसे कैमरे नहीं लगे थे जो घर में एंट्री करते वक्त उनकी तस्वीरें ले ले। घर में एंट्री करने वाले जितने भी रास्ते थे, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ सही सलामत थे। इससे डाउट हुआ कि घर में जो कोई भी आया होगा वह अक्सर आता जाता रहा होगा। उसे पता होगा कि घर में कौन कौन रहता है। यहाँ से बिना किसी के नज़र में आए कैसे जा सकता है, कैसे भाग सकता है? उसकी एंट्री घर में फ्रेंडली तरीके से हुई थी, यानी वह कोई परिवार का जानकार ही होगा। निरंजन देशपांडे के अनुसार परिवार को यहाँ पर शिफ्ट हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और जान पहचान के लोग भी काफ़ी दूर रहते थे। इन्हें किसी पर शक भी नहीं था। अब इसी दौरान पुलिस के पास देशपांडे परिवार के लोगों की सीडीआर रिपोर्ट आती है। सबसे पहले अश्लेषा देशपांडे के कॉल डिटेल्स चेक किए गए। इन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी? दोस्त आखिर कौन कौन से हैं? उन दोस्तों की हिस्ट्री क्या है? स्वभाव कैसा है? अश्लेषा के प्रति उनका इंटेंशन कैसा है? मगर यहाँ से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। खैर, पुलिस ने यहाँ पर मेघा की भी कॉल डिटेल्स चेक की। इनकी सीडीआर रिपोर्ट में एक फ़ोन नंबर दिखाई देता है। सबसे आखिरी बार इसी नंबर पर बात हुई थी और इस पर अक्सर बात होती रहती थी। जब से ही मेघा यहाँ श्रीनगर कॉलोनी में रहने के लिए आई, तब से ही कॉल आने जाने शुरू हो गए थे। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो ये नंबर किसी बुजुर्ग आदमी का निकला। कत्ल वाले दिन यह नंबर शाम के 5 बजे देशपांडे परिवार के घर के आसपास भी पाया गया था। मोबाइल टावर लोकेशन यहीं की थी। अब क्या था, पुलिस तुरंत ही उस नंबर धारक के पास पहुंचती है। यह एक वैन ड्राइवर था। इनसे बातचीत की जाती है। इन्होंने कहा कि किसी भी मेघा देशपांडे नामक महिला को नहीं जानते हैं और ना ही कभी कॉल किया है, लेकिन कॉल तो इनके ही नंबर से जा रहा था। इस पर आदमी ने कहा कि इनकी एक बेटी है, नेहा वर्मा, वही इनसे फ़ोन लेकर किसी से बात किया करती थी। पिता ने यह भी बताया कि 19 जून के बाद से बेटी घर पर नहीं आई है। अभी 1-2 दिन बीत चुके थे। अब पुलिस नेहा वर्मा को कहाँ पर ढूंढे? नेहा एक ब्यूटिशियन थी, किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुलिस ने वहाँ पर भी पता किया, लेकिन यहाँ पर भी नेहा 19 जून के बाद से नहीं गई थी। अब पुलिस का शक सीधे नेहा वर्मा पर आ जाता है। उधर 19 जून के दिन देशपांडे फैमिली के 3 लोगों का कत्ल हुआ। इधर नेहा भी 19 जून से ही गायब है। अब पुलिस ने पिता से नेहा का फ़ोटो लेकर आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दिया और ढूंढने को कहा। इसी दौरान पुलिस को किसी मुखबिर से टिप मिली कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 जून की शाम से कोई शख्स एडमिट है और उसके पैर में गोली लगी है। इधर 22 जून की सुबह 6 बजे के आसपास एक पेट्रोलिंग अफसर विजय चौहान यहीं इंदौर के LIG कॉलोनी के आसपास गश्त लगा रहे थे। यह जगह देशपांडे फैमिली के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। तो पेट्रोलिंग अफसर ने देखा कि एक संदिग्ध लड़की LIG कॉलोनी में ATM के पास खड़ा होकर के कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रही थी। वह शायद किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, अपना चेहरा छिपा रही थी। क्योंकि नेहा वर्मा के बारे में सभी पुलिस वालों को पता था, तो पेट्रोलिंग ऑफिसर को उस सस्पेक्ट लड़की का चेहरा नेहा वर्मा के जैसे लग रहा था। इन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दी। कुछ ही मिनटों में केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी टीम को लेकर
LIG कॉलोनी पहुंचते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। यह लड़की नेहा वर्मा ही थी। इसके पास से एक ATM कार्ड भी बरामद हुआ जो कि मृतक अश्लेषा देशपांडे का था। पुलिस नेहा वर्मा को उठा लेती है और उधर एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर वह पेशेंट एडमिट था जिसके पैर में गोली लगी थी। अब चूंकि यहाँ पर इसे गोली लगी थी तो यह पुलिस केस बनता था, तो उस व्यक्ति ने 19 जून की शाम अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में अननोन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी और वो उन पर FIR दर्ज करवाई थी जिसने गोली चलाई थी। इस पेशेंट का नाम था राहुल AK गोविंद चौधरी। उधर नेहा वर्मा से पुलिस ने पूछताछ की। जल्दी ही वह लड़की टूट जाती है। उसने बताया कि अश्लेषा, मेघा और रोहिणी का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड राहुल और उसके दोस्त मनोज अतोड़ ने की थी। राहुल AK गोविंद चौधरी वही आदमी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था जिसके पैर में गोली लगी थी। दरअसल वह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही चलाई थी और वो गलती से चल गई थी और इसने झूठी FIR लिखवाई थी कि किसी और ने उस पर गोली चलाई है। मनोज अतोड़ ने भी किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराया था। इसको भी कुछ चोटें आई हुई थी। नेहा तो पकड़ी जा चुकी थी। अब राहुल और मनोज को भी नेहा की मदद से पकड़ा जाता है। नेहा के पास से तो ATM कार्ड्स बरामद हो गए, वहीं राहुल और मनोज के पास से देशपांडे फैमिली के जेवर, चाकू और एक पिस्टल बरामद होती है। दरअसल जून 2011 के शुरुआती हफ्ते में मेघा देशपांडे, अश्लेषा देशपांडे और रोहिणी फड़के श्रीनगर कॉलोनी में शिफ्ट होते हैं। इनके घर में पैसे वगैरह की कमी तो थी नहीं। मेघा भी MLM का काम करती थी। मेघा को गहने पहनने का बहुत शौक था। इनके पास लाखों के सोने के गहने थे। जब भी वह बाहर कहीं भी जाती तो अच्छे से तैयार होकर के जाती थी, सोने के गहने पहनकर जाती थी। श्रीनगर कॉलोनी में शिफ्ट होने के बाद यह एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए जाती है। 10 जून 2011 को मेघा मॉल आती है शॉपिंग करने के लिए। इसी दौरान मॉल में नेहा वर्मा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ आई हुई थी। इसके पिता एक मामूली वैन ड्राइवर थे। यह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर नेहा के मन में था कि इसे रातों रात अमीर बनना है, कुछ ऐसा करना है जिससे यह जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। इसके ऐसे ही अजीब से सपने थे। तो नेहा वर्मा ने मेघा देशपांडे को शॉपिंग मॉल में पहली बार देखा। मेघा ने ढेर सारे कीमती गहने पहन रखे थे। उसके हाथ में भी ढेर सारे सामान थे जो उसने शॉपिंग किया था। नेहा उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इसने सोचा कि वह औरत किसी अमीर घराने से होगी, मुझे उनसे दोस्ती करनी चाहिए। नेहा फिल्में भी बहुत देखती थी। यह बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मेघा के पास जाती है और जल्दी जल्दी जाते हुए मेघा से जाकर टकरा जाती है और मेघा के हाथ में जो कुछ सामान थे वो छूट करके ज़मीन पर गिर जाता है। नेहा ने उन्हें सॉरी आंटी बोला और उनके सामान उठाने लगी। फिर ये उनसे बातचीत करती है और अपने बारे में बताती है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है। इसने कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है, उसे जॉब करना है, उसकी टेंशन है। वह मेघा को उनकी कार तक छोड़ने भी जाती है। नेहा के ऐसे फ्रेंडली अंदाज से मेघा को अच्छा लगता है। यह भी उससे बात करती है। इन्होंने बताया कि वह ब्यूटी प्रोडक्ट के मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। ये सुनते ही नेहा सरप्राइज़ हुई। उसने भी कहा कि वह एक ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है। एक तरफ मेघा देशपांडे ब्यूटी प्रोडक्ट के बिजनेस में थी, वहीं नेहा वर्मा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ऐसे में दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ आई और वो थी ब्यूटी प्रोडक्ट। फिर दोनों ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद नेहा अक्सर मेघा से फ़ोन पर बात करने लगी। यह सब कुछ नेहा मेघा के अमीर होने की वजह से कर रही थी। यह कई बार उनके घर पर भी गई। यह सब कुछ बस हफ्ते भर में ही होता है। नेहा का एक बॉयफ्रेंड था राहुल AK गोविंद चौधरी।
इसका भी दिमाग नेहा के जैसा ही था कि रातों रात अमीर बनना है। नेहा ने राहुल को बताया कि उसकी दोस्ती एक अमीर घराने की महिला से हुई है। वह ढेर सारे महंगे महंगे गहने पहनती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपस में बातचीत करते करते इनके मन में एक शैतानी आइडिया आता है कि क्यों ना मेघा देशपांडे के घर पर डाका डाला जाए। जब वह इतने सारे गहने पहनती है तो ना जाने घर पर भी कितने सारे गहने होंगे। नेहा और राहुल शादी भी करना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि शादी से पहले अच्छे खासे पैसे कमा लिए जाएं। मेघा देशपांडे ने बातों बातों में अपने घर की सारी बातें नेहा को बता दी थी कि इसके पति घर से कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं। घर पर केवल इनकी बेटी अश्लेषा और उनकी बूढ़ी माँ रहती है। नेहा और राहुल ने सोचा मतलब उनके घर में कोई भी आदमी नहीं है, बस 3 औरतें ही हैं, डाका डालना आसान होगा। नेहा वर्मा केवल 23 साल की थी, यानी मेघा देशपांडे की बेटी अश्लेषा के उम्र के आसपास। वहीं राहुल 24 साल का था। अब बस यही दोनों मिलकर वहाँ पर डाका डालने के लिए प्लान करते हैं। वे लोग सोचते हैं कि क्या इस डाका में किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो राहुल उससे कहता है कि उसके जानकारी में एक शख्स है, मनोज अतोड़। वैसे राहुल को मनोज का ध्यान इसलिए आया क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी, तो उसने सोचा कि उसी वेपन से डरा धमका कर वहाँ पर लूटपाट करेंगे। पहले तो बस लूटपाट का ही ख्याल आया, लेकिन लगा कि वे लोग बाद में नेहा के बारे में पुलिस को बता सकते हैं। फिर इन लोगों ने सोचा कि कहीं ये लोग फंस ना जाए, इसलिए सभी लोगों को ख़त्म कर देंगे ताकि कोई भी पुलिस को गवाही देने वाला नहीं बचेगा। मनोज अतोड़ भी लूटपाट के लिए मान गया। अब ये तीनों मिलकर सारी प्लानिंग करने लगे। सब कुछ 7 से 8 दिन के अंदर ही चल रहा था। नेहा ने एक दिन मेघा को कॉल करके कहा कि इसे भी आपके जैसे MLM करना है, आप अपने साथ मुझे जोड़ लीजिए, मैं भी यह काम करना चाहती हूँ। मेघा ने कहा ठीक है, वह पता करके बताती है। और फिर 19 जून की दोपहर में मेघा ने नेहा को कॉल करके घर पर बुलाया और फॉर्म भरने को कहा। नेहा वर्मा शाम के 5 सवा 5 बजे के करीब घर पर पहुंचती है। नेहा ने फॉर्म को देखा और ये थोड़ी कंफ्यूज होती है। इसने मेघा से पूछा कि क्या इसे फिल करने के लिए अपने दोस्त को बुला लूं? वो यहीं पास में ही रहता है। मेघा ने कहा ठीक है, बुला लो। इसके बाद नेहा ने कॉल करके राहुल को बुलाया। उधर राहुल और मनोज पूरी तैयारी के साथ थे। प्लानिंग हो चुकी थी। जब नेहा का इशारा मिला तो राहुल मनोज को लेकर देशपांडे परिवार के फ्लैट में पहुंचा और फिर मौका देखते ही राहुल ने मेघा के सिर में गोली दाग दी। गोली की आवाज़ सुनकर बेटी अश्लेषा और नानी रोहिणी लिविंग रूम की ओर भागते भागते आते हैं। आखिर हुआ क्या है? तो उन्होंने देखा कि सामने 3 लोग खड़े हैं और मेघा जमीन पर पड़ी हुई है। फिर इन तीनों बदमाशों ने अश्लेषा को डराया धमकाया और उससे 2 ATM कार्ड्स ले लिए। उसका पिन नंबर भी पता कर लिया। राहुल अब दूसरी गोली अश्लेषा पर चलाने वाला था, लेकिन गोली पिस्टल में ही फंस जाती है और चलती नहीं है, यह अटक गई। फिर राहुल उसे चेक करने लगा। इसी दौरान गलती से राहुल से ट्रिगर दब जाता है और गोली इसके ही पैर में जाकर के लग जाती है। अब इसके पैर से खून बहने लगता है, मगर वहाँ पर इतनी गहमा गहमी हो चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आया। फिर उन लोगों ने चाकू से अश्लेषा पर कई बार वार किए। उसके बाद नानी रोहिणी को भी ख़त्म कर दिया गया। फिर तीनों ने मिलकर घर से लाखों के कैश और 5 लाख के गहने, 2 ATM कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और कैमरा लेकर वहाँ से भाग गए। दरवाजे की कुंडी को बाहर से ही बंद कर दिया और राहुल और मनोज हॉस्पिटल जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि राहुल को गोली लगी थी और मनोज को भी उनके विरोध के दौरान थोड़ी बहुत
चोट आई थी। पुलिस ने इन तीनों की निशानदेही पर कत्ल वाले दिन पहने हुए कपड़े, जूते, टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन, कैमरा सब कुछ बरामद कर लिया। 58 पन्नों की चार्जशीट इंदौर के एडिशनल सेशन कोर्ट में सबमिट किया गया। ट्रायल शुरू होता है। आरोपियों के कपड़ों पर रक्त के कुछ अंश पाए गए थे, जिनका डीएनए देशपांडे विक्टिम्स के डीएनए से मैच हो गया। क्राइम सीन पर मिला चौथा ब्लड सैंपल राहुल के ब्लड सैंपल से मैच होता है। लूटे हुए सामानों पर तीनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। क्राइम सीन के फर्श पर जो पैरों के निशान पाए गए थे, आरोपियों ने जो भी चप्पल जूते पहने हुए थे कत्ल वाले टाइम, उसके डिज़ाइन और डायमेंशन से मैच कर रहा था। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला कि जो गोली चली थी वह मनोज अतोड़ की पिस्तौल से ही चली थी। कोर्ट में करीब 36 लोगों ने देशपांडे फैमिली की तरफ से गवाही दी थी और 9 लोगों ने कातिलों की तरफ से। जिस तरह से इन तीनों ने कत्ल को अंजाम दिया था कि 3 पीढ़ियां खत्म कर दी। 13 दिसंबर 2013 को सेशन कोर्ट ने नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अतोड़ इन तीनों को 3-3 बार फांसी की सज़ा सुनाई। मतलब इन्होंने जितने भी कत्ल किए थे उन सब के लिए फांसी। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में जगह दी गई। टेक्निकली देखा जाए तो एक इंसान को एक ही बार फांसी हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे अपराध के लिए कितनी इंटेंस सज़ा दी गई। तीनों को 3-3 बार फांसी की सज़ा। जब यह केस इंदौर हाईकोर्ट में जाता है तो वहाँ पर भी 29 सितंबर 2014 तक यही सेम कैपिटल पनिशमेंट दिया गया जो लोअर कोर्ट ने दिया था। जजेस की बेंच ने खुद कहा कि अपराधी माफ़ी के लायक नहीं है। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी बहस होता है, सुनवाई होती है। यहाँ पर तीनों के सजाओं को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और ये लोग कम से कम 25 साल तक तो जेल में ही रहेंगे। इसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई, इनकी उम्र को देखा गया। जज ने कहा इन्हें एक बार बदलने का मौका देना चाहिए। जेल में इन तीनों के बीच कुछ मतभेद भी होता है, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनल वीमेंस डे पर देश भर में कुल 8 महिला कैदियों को अवार्ड दिया गया। इसमें नेहा वर्मा भी शामिल थी। जेल में रहकर नेहा वर्मा ने जरदोजी कला या कढ़ाई करना सीखा और महिला कैदियों को भी सिखाया। साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स भी वहाँ की महिला कैदियों को कराती थी। इसी के आधार पर तिनका फाउंडेशन की तरफ से नेहा को अवार्ड मिला। मतलब एक ऐसी लड़की जिसने एक परिवार की 3 पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी, इतनी बर्बरता से कत्ल किया था कि पुलिस तक कांप गई थी। 2 अदालतों ने 3-3 बार की फांसी की सज़ा सुनाई। फिर सबसे बड़ी अदालत उस सज़ा को 25 साल की उम्र कैद में बदल देती है और अब यहाँ पर उस लड़की को अवार्ड दिया गया। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन तो बिल्कुल ही दबा दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।